अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में बजट पेश होने के बाद ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावे किए थे कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, इसलिए ऑपोजिशन इस बजट के आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। ऑपोजिशन ने दावे किए थे कि जो भी हो सका करेंगे मगर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मगर पिछले 2-3 रोज से कौमी असेंबली में जो कुछ हो रहा है वो ऑपोजिशन के दावों से बिल्कुल बरक्स है और वाज़े तौर पे ये नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली के पिछले 2 अहम इजलासों में गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को मुकम्मल वॉक ओवर दे दिया है। अहम बात यह है कि कौमी असेंबली में बजट पेश होने के बाद जुमा और हफ्ते को कौमी असेंबली के जो अहम इजलास हुए उसमें ऑपोजिशन की तादाद ना होने के बराबर थी। कल कौमी असेंबली के अहम इजलास में ना शहबाज शरीफ मौजूद थे, ना बिलावल भुट्टो, ना आसिफ अली जरदारी, ना शाहिद खाकान अब्बासी और ना ही एहसन इकबाल। और इन अहम और सीनियर रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में ये वाज़े हो गया कि ऑपोजिशन बजट इजलासों को कितना अहमियत देती है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वजीर शफकत महमूद समेत दीगर अहम वफाकी वज़रा वजीर खजाना शौकत तरीन के साथ दोनों इजलासों में शरीक थे। ऑपोजिशन के अहम रहनुमाओं की गैर मौजूदगी समेत ऑपोजिशन अरकान की कलील तादाद की वजह से कल इजलास में ऑपोजिशन बेंचेस खाली नजर आ रही थी, जिसके नतीजे में हुकूमत अब तक 3 खरब से ज्यादा के मुतालबात ज़र अक्सरियत से मंजूर करवा चुकी है, जबकि ऑपोजिशन की 950 से ज्यादा कटौती की तहरीकें भी आसानी मुस्तरद हो चुकी हैं। और ताजुब की बात यह है कि इस किस्म की गैर संजीदगी इस ऑपोजिशन की जानिब से दिखाई दे रही है जो कि बजट से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो जब बजट पेश किया गया था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे थे सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे इसके खिलाफ। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि जो हो सकेगा करेंगे लेकिन बजट को मुस्तरद करवाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एहसन इकबाल साहब, आप तो सीसा पिलाई दीवार बनने जा रहे थे, लेकिन आखिरी 2 सेशंस में जिसमें ग्रांट्स मंजूर हुई, आपके कट मोशंस मुस्तरद हुए, वहां तो सीसा पिलाई दीवार बनना दूर की बात आप लोगों की मौजूदगी नहीं थी। ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, ना बिलावल थे, ना जरदारी साहब थे, ना आप थे, ना अब्बासी साहब थे। ऑपोजिशन के पास 2 तरीके होते हैं अपना किरदार अदा करने के, या वो हुकूमत को बजट में डिफीट कर सकती है अगर उसके पास अददी अक्सरियत हो, और दूसरे वो एक मौसर अपनी ऑपोजिशन के जरिए हुकूमत को उन तजावीज़ को वापस लेने पे मजबूर कर सकती है जो वो अवाम दुश्मन समझती है। आपने देखा कि हमारे पास अददी अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन ये ऑपोजिशन की जो मौसर हिकमत अमली थी और हमारी जो मुज़ाहमत थी और हमने जो अपनी तकारीर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और दीगर बजट को जो बेदाग की तारीख में ये पहला बजट है जिसमें सबसे ज्यादा रिविजन्स हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बजट के ऐलानात को वापस लिया। आप ये बताइए कि अगर ऑपोजिशन ये मज़ामत ना करती तो ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि उसने बजट में से तकरीबन आधे जो ऐलानात किए थे वो वापस लेने पे मजबूर हुई, जो अवाम के ऊपर जिनका बहुत मनफी असर होना था। मेरा ख्याल है कि आपको तो ऑपोजिशन को शाबाश देनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब, डेयरी के ऊपर ऐलान वापस करा 5,800 ऐहसन इकबाल साहब वापस करा दिया। 5,800 अरब रुपए का टैक्स हदफ है, उसमें से जो टैक्सेस वापस लिए गए हैं वो 70 से 80 अरब रुपए के हैं, यानी कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका 1%। तो कौन सा बड़ा तीर मारा है ऑपोजिशन ने? और आप अगर समझते हैं कि वाकई बड़ा तीर मारा है तो उसका मतलब तो ये बजट बड़ा बेहतरीन है और अब आप भी इसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, अब वो इसलिए कि अब इस बजट के अंदर जो सारा दारोमदार है वो हुकूमत की कारकर्दगी पे आ गया है। हुकूमत जो अवाम पे टैक्सों का बोझ लगा के अपना टैक्सों का हदफ पूरा करना चाहती थी, अब हुकूमत को जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, जो टैक्स बेस को ब्रॉड करना है, जहां पे उसकी गवर्नेंस मैटर करती है, वहां पे अपनी सलाहियत दिखानी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से मुसलसल पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो गिर रही है। हुकूमत चाहती थी कि वो नए टैक्सेशन के जरिए कुछ अपने लिए एहदाफ में कुशन पैदा करे, और वो एहदाफ ऐसे थे जिनका बराह रास्त अवाम के ऊपर असर पड़ना था। मिसाल के तौर पे डेयरी की सनत है, मिसाल के तौर पे इंटरनेट है, मिसाल के तौर पे जो एहसन साहब इंटरनेट वाला मामला तो वो पहले ही पीछे ले चुके थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 60 से 70 अरब रुपए के टैक्सेस वापस लिए गए हैं और 5,800 अरब रुपए का टैक्स अहदाफ है। तो इसका मतलब ऑपोजिशन की कोई ऐसी बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी जो कि काम कर गई है। मेरे भाई, ये 5,829 का जो टैक्स हदफ है ये नाकाबिले हासिल है।
यही तो हम बजट में कह रहे हैं कि जैसे हुकूमत ने पिछले 3 सालों में अपने हदफ हासिल नहीं किए, फिर उन्हें रिवाइज कर दिया है, फिर मिनी बजट लेकर आती है। इस बजट के अंदर हुकूमत कोई ऐसा ठोस लाहेअमल नहीं ला सकी जिससे ये टैक्स रेवेन्यू हासिल करे। और हमारे जो अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई, जो हमने बजट का पोस्टमार्टम किया, उसको तो पूरे मुल्क के अंदर लोगों अच्छा ने एहसन बेहद साहब, सराहा है। ये टेक्निकल मामला तो आप लोग बार बार उजागर करते रहे, लेकिन ये बताइए ना कि जब वो कहते थे सीसा पिलाई दीवार बनेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब थे बजट इजलास से? कहाँ थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? कहाँ थे शाहिद खान अब्बासी साहब? ये लोग जब मौजूद ही नहीं थे, आपके कट मोशन मुस्तरद होते रहे, आप लोग स्पीकर से चैलेंज ही नहीं कर सके क्योंकि आपका वहां पे आपके नंबर ही नहीं पूरे थे। ये एफर्ट किए आपने, कैसे मजबूर करते आप हुकूमत को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब किसी वक्त वोटिंग का मरहला होता है तो वहां पर सारे लोग होते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कभी ये ऑप्शन नहीं थी, जब तक के काफ लीग और MQM हुकूमत के साथ चिमटे हुए हैं, हमारे पास वहां पर अददी नंबर नहीं है जिससे हम हुकूमत को डिफीट कर सकें। तो हम तो एहसन वहां साहब, पर जो दावे मज़ामत किए कर गए सकते थे हैं, कि सीसा हुकूमत पिलाई के दीवार बनेंगे को और मुस्तरद कराएंगे ओपन बजट कर को, सकते हैं, लोगों के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। नहीं तो सर जो दावे किए गए थे सीसा पिलाई दीवार बनने के और बजट मुस्तरद कराने के, महज सियासी दावे थे, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास नंबर्स तो नहीं थे, ना काफ लीग आपको ज्वाइन कर रही थी, ना MQM ज्वाइन कर रही थी, फिर वो दावे क्यों किए गए थे? देखिए, हमने ये दावे किए और हम उनमें कामयाब हुए। हुकूमत कोई बजट के अंदर बज़ाहिर बड़ा टैक्स अवाम पर नहीं ला सकी। ये ऑपोजिशन की मजबूती और ऑपोजिशन की मज़ामत थी कि हुकूमत को हमने इस बात पे मजबूर किया कि वो अवाम पे कोई बड़ा टैक्सों का बोझ ना लाए। और अब सारे का सारा जो बोझ है और जिम्मेदारी है वो हुकूमत के रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर है। और आप देखेंगे कि किस तरह आप ये मिनी बजट्स लेकर आएंगे, ये नहीं ला सकते इस बजट फ्रेमवर्क के अंदर। दुनिया अब ये समझा जाए एहसन इकबाल साहब कि ये एक मुश्तरका, अब ये समझा जाए कि एक मुश्तरका बजट बन गया है, क्योंकि आपकी मुजाहिमत की वजह से हुकूमत बहुत सारी चीजों से पीछे हटी है, आपकी सिफारिशात उन्होंने मंजूर की, तो ये एक मुश्तरका बजट समझा जाए अब? बिल्कुल मुश्तरका बजट नहीं है, चूंकि जो हमारी पॉजिटिव तरजीहात थी या सिफारिशात थी वो हुकूमत ने कबूल नहीं की हैं। हमने उसमें बहुत सारी हुकूमत को सिफारिशात दी थी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसानों को सब्सिडी देने का मशवरा दिया था, हायर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर HEC के लिए फंड्स बढ़ाने का मशवरा दिया था। तो इसी तरह इंडस्ट्री के हवाले से ऐसा है कि जगहों सेल्स टैक्स लगाया, आगे जाके ये बजट मंजूर हो जाएगा दोनों हाउसेज से, क्योंकि आपके पास अददी नंबर नहीं है, सीसा पिलाई दीवार आप नहीं बन सकते, आप बजट मुस्तरद नहीं करवा सकते। जी, ये जो हुकूमत का बजट है वो अगर अक्सरियत रखती है असेंबली के अंदर तो उसको पास करा सकती है, जैसे उसने इलेक्टोरल लॉज को बुलडोज किया था। लेकिन क्या वो इस पर अमल कर सकती है? क्या इसके जरिए पाकिस्तान को वो ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है? क्या इसके जरिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? क्या इसके जरिए वो रोजगार पैदा कर सकती है? क्या इसके जरिए वो गुर्बत खत्म कर सकती है? नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक इशू है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वजीर कानून डॉक्टर फरूक नसीम के खिलाफ वकला तंजीमों की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर फरूक नसीम लाहौर हाईकोर्ट बार को सालाना ग्रांट की अदायगी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करारदाद लाने से मशरूत कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर फरूक नसीम इन पर दबाव डाल रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ उसी तरह की करारदाद मंजूर करें जिस तरह पंजाब के दीगर छोटी बार एसोसिएशन ने हाल ही में की है। अहम बात यह कि पिछले दिनों लाहौर बार एसोसिएशन ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। अगर साबिक वज़ीर आज़म का एहतसाब हो सकता है तो जजेस और जनरल भी एहतसाब से बालातर नहीं है। ख्वाजा मोहसिन अब्बास का इल्ज़ाम है कि फरूक नसीम लाहौर हाईकोर्ट बार से इस किस्म के करारदाद मंजूर करवाना चाहते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी फरूक नसीम पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर इसी एसोसिएशन के सदर मकसूद बुटर का कहना है कि वजारत कानून ने एसोसिएशन से बाज़ाब्ता ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया है। लेकिन अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से भी इस किस्म का एतराज़ सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि वजारत कानून हमें करारदादों की कॉपी भेज दे और हमसे उम्मीद करे कि हम अपने नाम से वो करारदादें मंजूर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने भी कुछ दिन पहले दावा किया था कि 2 वफाकी वजीर
मुल्क की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत के मौकिफ की हिमायत में करारदाद मंजूर करें। फरूक नसीम पर लगने वाले इल्जामात पर उनका मौकिफ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम आपने लगाया है लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम पे कि उन्होंने जो फंडिंग होती है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, उस फंडिंग को मशरूत कर दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करारदाद से। ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं आप उन पर? शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल एक रियलिटी है। इससे आप जो पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ बार एसोसिएशन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि करारदाद इशू की जाए, नोटिफिकेशन करारदाद की सूरत में इशू किया जाए जिसमें कहा जाए कि इख्तिसाब सब के लिए, और उसकी हेडिंग भी होती है ऊपर काजी फाइज ईसा केस। इसकी भी एग्जांपल्स हैं, आप मुख्तलिफ बार्स ने इस पे रेजोल्यूशंस किए हैं। तो लाहौर हाईकोर्ट बार से भी ये पिछले एक महीने डेढ़ महीने के दरमियान काफ़ी दफ़ा रब्ता किया गया लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम ये जो करारदाद हैं वो पास करें तो ये हमारे फंड्स जो हैं वो रिलीज करेंगे। तो ये लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से बराह रास्त प्रेशर डाला गया है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पे डायरेक्ट फरूक नसीम की जानिब से या किसी और की तरफ से? जी, ये अगर तो डॉक्टर साहब लाइन पे हैं तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था, मगर मैं इसको कहूँगा ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यूज़ किया जा रहा था जिसमें हमें रिक्वेस्ट की जा रही थी। देखिए शाहिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, बार काउंसिल्स पे दबाव ये नहीं डाला जा सकता कि आप ये काम करें। दबाव में बार एसोसिएशंस कब आती हैं? जैसे लाहौर हाईकोर्ट बार की जो स्ट्रेंथ है वो मोर देन 43,000 लॉयर्स की है, जिसमें 28,000 के करीब बायोमेट्रिक है जो अपना वोट कास्ट करती है। लाहौर बार एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ की सैलरी 38 लाख रुपीज़ पर मंथ है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसकी पर मंथ जो है, जिसके ऊपर फ्री हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है मेडिसिन की जिम्मे में 3 से 4 लाख आती है। अच्छा, हमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हर साल ग्रांट के नाम पे फंड्स इशू करती हैं जो कि हमारा हक है। मैं इस पे आता हूँ अब मोहसिन साहब कि आपका हक है ग्रांट, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मकसूद भुट्टर साहब, उनके हवाले से ये कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि हमें किसी किस्म की लॉ मिनिस्ट्री से कोई फॉर्मली ऐसी डिमांड नहीं आई है कि हम एक करारदाद पेश करें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। प्रेसिडेंट तो ये कह रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। मेरे कैबिनेट में हम 4 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। मैंने और मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी ने कल जब मीडिया टॉक की, हम दोनों का ये स्टांस था जिसका मैंने क्लिप भी आपको भेजा कि हमें बराह रास्त दबाव था लॉ मिनिस्ट्री से कि अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंड्स नहीं देंगे। उसके बाद आज के दिन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मुदस्सर अब्बास मकियाना, उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से लगाया कि हम इस दबाव पे काजी फाइज ईसा के केस पे स्टेटमेंट दें तो हम उस पे फंड्स रिलीज करेंगे। उन्होंने भी इसको कंडेम किया। सही, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है, आज डॉन में ये रिपोर्ट किया गया है कि प्रेसिडेंट मकसूद भुट्टर साहब ने ये कहा है कि हमें कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं मिली है इस तरह की लॉ मिनिस्ट्री से। ये उनका स्टेटमेंट है। मुझे बराह रास्त कहा गया है कि आप स्टेटमेंट दें। मैं अपनी बात करता हूँ एज ए कस्टोडियन ऑफ द बार लाहौर हाई कोर्ट। मुझे कहा गया है कि आपको पैसे देंगे, आप ये स्टेटमेंट इशू करें। सही है। अच्छा, मसला इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री के साथ आप लोगों का ये है कि वो आपसे करारदाद चाहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, या फिर मसला ये है कि बार एसोसिएशन चाहती है कि उनको 10 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन हुकूमत जो है, लॉ मिनिस्ट्री जो है, वो 40-50 लाख रुपए से ज्यादा देना नहीं चाहती, या ये इशू है, फाइनेंशियल इशू है? देखिए, अगर ये फाइनेंशियल इशू की बात हो ना, मैं खुद सरेंडर कर दूं। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब के राइट लेफ्ट के जराए ने डायरेक्टली मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये रिक्वेजिशन जो है वो पास करें, मैं आपको पैसे देता हूं। नहीं, लेकिन ये मामला तो है ना कि आप लोगों ने 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। माजी में भी आप बताते रहे कि आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं और इस मर्तबा लॉ मिनिस्ट्री सिर्फ 40-50 लाख रुपए दे रही है। ये बात लॉ मिनिस्ट्री हमें कहती ना कि हम आपको 40 लाख या 50 लाख दे रहे हैं, तो अगर लॉ मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल इशू होते तो हम ये बात ही ना करते। मैं आपको ऑन ऑफ कह रहा हूँ कि इसको कनेक्ट कर दिया गया कि आपने काजी ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पे स्टेटमेंट देनी है, तो फिर आपको ये बात तो आपकी पहुंच गई, ये बात तो आपकी पहुंच गई। लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से डिमांड क्या थी, कि कितने पैसे आपको चाहिए? देखिए,
बार एसोसिएशन की डिमांड कभी नहीं होती कि हमें कितने पैसे चाहिए। हमारी डिमांड होती है कि जो प्रेसिडेंट है, जो जो, जो नज़ीर चलती आ रही है, उसके मुताबिक बार को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक फंड दिए जाते हैं। अगर लाहौर हाईकोर्ट बार की स्ट्रेंथ 43,000 की है तो उसको उसके मुताबिक फंड दिए जाने हैं। 40 लाख रुपए में तो हमारा एक महीने का, जिसे कहते हैं, सैलरी भी नहीं दे सकते। मगर हमने डायरेक्टली कहा गया कि हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, जितनी भी आप डिमांड करेंगे, मगर आप स्टेटमेंट पहले इशू करें। आप स्टेटमेंट ठीक इशू है। करेंगे, हम आपको पैसे तो दे आपको लगता है कि इससे तो आपका एक महीना भी नहीं गुजरेगा और कम पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने उनकी डिमांड को मीट नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने ये कहा है कि ये आपका राइट है, ये ग्रांट अगर हुकूमत देती है तो ये स्वाबदीदी इख्तियार है, ये कोई राइट तो नहीं है बार एसोसिएशंस का कि उनको हुकूमत ग्रांट देगी और इतनी रकम देगी। बिल्कुल, जी ये हुकूमत का स्वाबदी इख्तियार है। मैं इस पे बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं कर रहा। मेरा क्लेम ये है, मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ वो ये है कि जब हमें कहा गया कि काजी फाइज, जस्टिस काजी फाइज ईसा पे स्टेटमेंट दें तो हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रांट देंगे। जब हमने वो स्टेटमेंट नहीं दी तो उसको कवर करने के लिए, क्योंकि एलिगेशन ना है, जी फिर हमें कहा गया कि आपका 40 लाख रुपए का चेक आके रिसीव कर लें। सही। तो अगर उस पे अगर तो इस तरह की प्रेसिडेंट ने कोई भी रिफ्यूज डिमांड कर रखी दिया कि गई हम है ये तो ये बंदा बिल्कुल नाजायज है कि आप ये करेंगे तो आपको ग्रांट मिलेगी। ये तो मैं फरोग नसीम साहब से पूछूंगा, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखें, अगर कोई भी हुकूमत आपको पैसा देती है, बार एसोसिएशंस को ग्रांट देती है, तो वो इसी मकसद से देगी ना, ताकि हम बार एसोसिएशंस पे अपना एक इन्फ्लुएंस रख सकें, अपना एक होल्ड रख सकें। यही मकसद हो सकता है ना कि अपनी तरफ कर ले बार एसोसिएशन के लोगों को। अगर आप ग्रांट लेंगे तो फिर ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आपको कि हुकूमत अपना इन्फ्लुएंस रखेगी आप पर। आपकी ये बात ठीक है। हम इस पे भी एक स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह जल्द बना रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की जो ग्रांट है इससे बाहर निकल आए। मगर ये गवर्नमेंट, ये पीटीआई गवर्नमेंट या नून लीग गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात नहीं है। ये जो ग्रांट गवर्नमेंट देती है, ये वकला की वेलफेयर के लिए देती है। उसके लिए हमने जो बाहर के अफेयर्स होते हैं वो चलाने होते हैं। उसमें जो साइलीन आते हैं लाहौर हाईकोर्ट में, उनको अकोमोडेट करने के लिए बार एसोसिएशन बनाई जाती है। ये ग्रांट मैंने या प्रेसिडेंट ने अपने घर नहीं लेके जानी होती, इसका प्रॉपर ऑडिट होता है। अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है तो उसके पीछे कोई मोटिव ये नहीं होता कि हम गवर्नमेंट के मुताबिक चलना शुरू कर दें। मगर ये फर्स्ट टाइम है हाँ। कि ये बात आपकी ठीक है, शायद साहब की इन्फ्लुएंस यूज करेगी गवर्नमेंट जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट देगी। मगर इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता, उसमें ये होता है कि जो भी लेकिन ये गवर्नमेंट मसला होती है, पहली बार नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि आपको कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करना चाहिए गवर्नमेंट की ग्रांट से हटके, क्योंकि जब बाबर अवान साहब लॉ मिनिस्टर थे तो उस वक्त बहुत बड़ा ये इशू बना था कि उन्होंने रकम तकसीम की थी ताकि वो एक डिवाइड कर सके बार एसोसिएशंस में। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि हमसे ये ख्वाहिश की गई कि ये आप रेजोल्यूशन लेकर आए तो पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करती है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा अगर बार एसोसिएशन चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंटली और जुडिशरी के दफा में खड़े होने के लिए काम करें। तो आपने मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि इंशाल्लाह हमें इस थ्रेड से निकलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है हमें अपने इस्तेमाल के लिए ग्रांट ना दे। मगर ये गवर्नमेंट स्पेशली इस केस के ब्याह पे जब हमें कहती है ना इख्तिसाब का नारा सबके लिए लगाएं, हम इस नारे के अगेंस्ट नहीं है। इख्तिसाब सबका होना चाहिए, मगर इख्तिसाब के नाम पे इंतकाम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पर मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है फेडरल लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बराह रास्त इल्ज़ाम आप पे लग रहा है, आपकी मिनिस्ट्री पे लग रहा है कि आपके राइट लेफ्ट जो लोग बैठे हैं उन्होंने सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट की कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करारदाद लेकर आएंगे तो आपको आपकी फंडिंग मिलेगी, वरना फंडिंग नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा राइट लेफ्ट कोई भी नहीं है, राइट भी मैं हूँ और लेफ्ट में हूँ, ओनली आई एम देयर। ये मेरे ख्याल में ये ख्वाजा साहब को खामखा आप लोग नहीं बल्कि इनके जो पीछे बाज अनासिर हैं उनकी वजह से खामखा एक इसमें आ गए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे होते हुए कोई इस किस्म की डिमांड करे। ये एक्चुअली मसला सारा ये है कि वकीलों की जो बॉडीज़ हैं इसमें सियासत बड़ी है और बाज़ ग्रुप्स हैं पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी उसूल हैं उसको पार नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वहाँ के जो सदर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो तो इनकी अपनी बात को डिनाई कर रहे हैं बुरी तरह से कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है। देखिए, बात क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ। बात ये हुई कि ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये था और मैं इनकी डिमांड को जायज़ समझता हूँ, मैं नाजायज़ नहीं समझता।
और मैं बताऊंगा क्यों। इनकी डिमांड ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को 10 करोड़ रुपए दिए जाएं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। अच्छा, वो इसलिए है, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, वो बार के लिए मांग रहे हैं, वकीलों के लिए मांग रहे हैं। और हर साल बार एसोसिएशंस को पैसे ग्रांट एंड एड जिसको कहा जाता है दिया जाता है। अजय, हमने सदर साहब से सदर साहब से बात हुई, तो सदर साहब से मैंने कहा देखिए मकसूद साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास जो टोटल इस दफ़ा जो अवेलेबल है वो कोई 9.5 करोड़ के करीब है, और वो हमने पूरे पाकिस्तान की बार्स में इक्विटेबली बांटना है, ना किसी में तफरीक करनी है, ना कोई डिफरेंट सियासी जमातों के लॉयर्स भी अगर उसमें हो वो भी हमारी सर आंखों पे। इसमें एक एसआरओ है, उस एसआरओ को हमने वायलेट नहीं करना। मेरे आने से पहले वो एसआरओ था, उसकी पूरी कंप्लायंस कर दीजिए, जो बार कर देगी उसको उसके हिसाब से जो अवेलेबल फंड्स है इक्विटेबली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस पे उन्होंने मुझे, मकसूद भुट्टर साहब जो कि एक बड़े अच्छे और शफाफ आदमी है, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो बहुत कम होंगे, ये तो आप प्लीज कोई स्पेशल ग्रांट लें। मैंने कहा देखिए स्पेशल ग्रांट की बात तो दूसरी है, वो हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस जो ग्रांट एंड एड जो हर साल है उसमें हम आपको ये 30 से 50 लाख के लगभग, इससे बियॉन्ड हम फिलहाल नहीं दे पाएंगे। इतनी बात थी। उसके बाद मैंने ये अखबार में ये पढ़ा, एक दफा ये अखबार में ये पढ़ा कि ये इन्होंने ये बात की है। तो क्यों ये की है, ये सियासत में ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी कोई पेशबंदी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहसिन साहब ये कह रहे थे कि जो रिक्वेस्ट की गई थी वो ये थी कि एक रेजोल्यूशन आप लोग जारी करें जिसकी हेडलाइन होगी फाइज ईसा केस, और उसके कंटेंट में ये जरूर शामिल करें कि पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट गई आपकी तरफ से? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हमारा मैंडेट है, ना ऐसी कोई रिक्वेस्ट गई है। लेकिन पिछले दोनों एक केपी से भी बाज वकील थे, सारे नहीं, चंद, उनकी तरफ से ये सियासत हो रही है। ये दिसंबर में इलेक्शन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, जो कि बड़ा कंटेस्टेड और डिफिकल्ट इलेक्शन होगा। लेकिन इत्तलान अर्ज है सबके लिए, लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री का उस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग प्लीज, ये भी हमारे हैं वो भी हमारे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉ मिनिस्टर बनने से पहले एक जो वकीलों का जो एक ग्रुप था, मेरा उनसे ताल्लुक था। अब ये दूसरा ग्रुप है, वो मुझे उसमें रगेता है। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने ये डिमांड पूरी की है, और मेरे सामने लाहौर बार एसोसिएशन की ये रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, उसकी एग्जैक्टली हेडलाइन यही है कि काजी फाइज ईसा केस, और उसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म का भी जिक्र किया हुआ है, नवाज शरीफ का, साबिक वज़ीर आज़म के, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और उनका भी एहतसाब हुआ है। तो जिस मतन की बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, वही मतन लाहौर बार एसोसिएशन ने अपनी रेजोल्यूशन में मेंशन किया है। अच्छा, तो किया है, तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखिए बात सुनिए ना शहजाद, मेरी बात सुने। वकीलों में मैं, आपने क्योंकि ये टॉपिक छेड़ा है इसलिए मैं सिर्फ वन लाइनर इस पे दूंगा, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। बड़ी वकीलों में, बार एसोसिएशंस में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस तरह की बात कर रही है कि कोई एहतसाब से बालातर नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, लॉ मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, फरूग नसीम का ताल्लुक है, बार एसोसिएशन जाने, उनका काम जाने। वी आर देयर ओनली टू फैसिलिटेट लॉयर्स, बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स। हमारा इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है कि कौन बार एसोसिएशन क्या रेजोल्यूशन पेश करती है या नहीं करती। सही, ये तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का मामला, सियासत का मामला हो सकता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया था 19 तारीख को, वो ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वकला बरादरी और बार एसोसिएशन इतने बेहिस नहीं है कि वफाकी वजारत कानून और पार्लिमानी अमूर के भेजे हुए करारदादों की कॉपियों पर अपने बार एसोसिएशन के नाम से जारी कर दें। अब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी एतराज़ किया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और चलो यार, अच्छा है आपकी पॉइंट रेस कर रहे हैं। देखें, मैं रिपीट करूं, वकीलों में बहुत एक डीप अंडरलाइंग पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स में एक ग्रुप जो है इन पर्टिकुलर, हो सकता है और ग्रुप्स भी हो, और ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, गलत भी हो सकती है, वो इस तरह की चीजें कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी कोई आज से चंद दिन पहले केपी बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के
बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बैठे, बेहतरीन उनसे सारी डिस्कशन हुआ। और क्या डिस्कशन था कि केपी के जो वहाँ जो हमारे पठान भाई वकील हैं, तो वहाँ कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ कैसे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो, फाटा है और दूसरे जो एरियाज हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अब उसको बाज़ लोगों ने ये देखा, क्योंकि देखिए केपी बार काउंसिल भी डिवाइडेड है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी डिवाइडेड है, हर बार एसोसिएशन बार काउंसिल में कुछ ना कुछ डिवीजन मौजूद है। अच्छा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए प्लीज़, मैं ये एक कोई और बात कर रहा हूँ, प्लीज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को किसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पोलिटिसाइज करें, प्लीज़ ना करें, उनको उनके हाल पे छोड़ें, हमें हमारे हाल पे छोड़ें। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि आप लोग पोलिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, देखिए शहजाद, बात आ गई ना, मैं तो बता दी, सब झूठा है। इसमें एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आपका बजट कम है, 40-50 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते आप, लेकिन 40-50 हजार नहीं, मैंने कहा देखिए 9.5 करोड़ था इस वक्त। नहीं, मैंने लाहौर बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। उनको हमने इस दफा 40 लाख रुपए दिए हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को। वजह क्या है कि पिछले साल वो कहते हैं कि हमें 10 करोड़ दिए, कोविड था, उससे पिछले साल 7.5 करोड़ दिए, तो वो कह रहे हैं कि जहां हमें करोड़ों 8-10 करोड़ मिल रहे थे, वहां आप हमें उतने पैसे दे रहे हैं कि हम अपना महीना भी नहीं गुजार सकते उसमें। आई एम सो ग्रेटफुल यार, आई एम सो ग्रेटफुल। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को हम पैसे नहीं दे सके थे, उससे पहले हमने यही कोई 50 लाख के करीब दिए थे। या तो ये पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे, या कहीं किसी और की बात कर रहे हैं, या ये कोई अफसानवी बात कर रहे हैं कि इनको पाकिस्तान की फेडरल लॉ मिनिस्ट्री ने 7-8 करोड़ रुपए दिए थे, तो ये मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, ये बात जरूर है, एक जमाने में हुआ करता था, पुरानी बात कर रहा हूँ, कि पता नहीं क्या क्या करप्शंस भी होती थी। अब इस दफा जो लॉ मिनिस्ट्री है, जिस शफाफियत से चल रही है, एक एक पाई का हिसाब, जरा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक दफा इसको दोबारा आप कह रहे हैं कि पिछले साल नहीं दिए थे पैसे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को, उससे पिछले साल 50 लाख दिए थे वफाक ने। अगर करोड़ों रुपए दिए होंगे तो पंजाब हुकूमत ने दिए थे वो? नहीं, अगर दिए होंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हेलो जी, मैंने कहा अगर दिए होंगे तो आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने दिए होंगे वो 8-10 करोड़ रुपए? नहीं, या तो पंजाब गवर्नमेंट ने दिए होंगे, या फिर ये अफसानवी कोई अलिफ लैला वाली दास्तान है। ये तो फैक्ट फिगर डेटा है, जो पैसे दिए होंगे रिकॉर्ड में लिखे होंगे। मुझे इस वक्त एग्जैक्टली नहीं याद कि हमने लाहौर हाई कोर्ट बार को कितने दिए, लेकिन किसी भी एक बार एसोसिएशन को 7-8 करोड़ रुपए देना एक्चुअली ये तो हमारे बजट से बिल्कुल आउट है। हाँ, ये बात जरूर है। एक चीज सॉरी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितनी हमारी बारें हैं, स्पेशली बड़ी बारें हैं, छोटी बारें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरोग नसीम साहब से हमारी बात हुई इस इशू के हवाले से। वो टोटली डिनाई कर रहे हैं कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से या उनकी जानिब से नहीं गई थी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को या खैबर पख्तूनख्वा की बार एसोसिएशन को, जहां पे ये रिक्वेस्ट की गई हो कि अगर करारदाद आप लाएंगे जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ तो आपको ये ग्रांट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कैटेगोरिकली इसको वो डिनाई कर रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद शाहनवाज दहानी हमारे साथ होंगे। पीएसएल में शानदार कारकर्दगी रही, बेहतरीन बॉलर हुए, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीएसएल के पिछले सीजन्स में मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस काफी मायूसकुन रही, लेकिन इस साल बुरी परफॉर्मेंस से आगाज हुआ, लेकिन कमाल टर्न अराउंड किया मुल्तान सुल्तान ने और पीएसएल सीजन 6 जीता, पहली दफा चैंपियन बने। और इस जीत में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज दहानी का बड़ा कलीदी किरदार था, जिन्होंने 20 विकेट्स हासिल की, पर्पल कैप मिला, बेस्ट बॉलर थे इस टूर्नामेंट के। और जब वो पीएसएल में सेलेक्ट हुए थे तो उनको ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब अपने घर वापस पहुंचे हैं तो बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल हुआ उनका। शाहनवाज दहानी जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन किया, अपने सेलिब्रेशन से एंटरटेन किया, और जब अपने घर लाड़काना पहुंचे हैं तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल भी हुआ और आज हमें वो ज्वाइन करेंगे लाड़काना से। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज दहानी, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने बड़ी कामयाबी हासिल की और आपकी टीम भी आपकी वजह से जीती और ये बेस्ट बॉलर का आपको खिताब भी मिला 20 विकेट लेने के बाद। जरा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बताइएगा, कितना मुतमईन है और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म में मुझसे परफॉर्म करवाया। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं शामिल हैं
और मेरे सिंध के जो भी लोग हैं उनकी दुआएं हैं और पूरे पाकिस्तान के लोगों की दुआएं की वजह से मैंने बेस्ट बॉलर का ये अवार्ड अचीव किया है। बिल्कुल बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है मेरे लिए और मेरे गांव के लिए, मेरे सिंध के जो भी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बताइएगा, जब आप पीएसएल के लिए सिलेक्ट हुए थे तो एज एन इमर्जिंग प्लेयर हुए थे, उस वक्त ज़्यादातर लोग आपको जानते नहीं थे, फर्स्ट क्लास आप खेल चुके थे लेकिन लोग आपसे वाकिफ नहीं थे। और अब जब अपने गांव वापस आए हैं तो आपके फैंस की तादाद बढ़ गई है, लोग आपको पहचानते हैं, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल शहजाद भाई, आपको पता है कि पीएसएल हमारा ब्रांड है और पूरे मतलब दुनिया में देखी जाती है और उसको पसंद किया जाता है। उसमें दुनिया के सारे मतलब वो प्लेयर्स उनके साथ खेलते हुए बहुत ही हमें सीखने को मिलता है। और बिल्कुल जब हमारी टीम चैम्पियन बनी और वो तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल उसके साथ जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जब मैंने बेस्ट बॉलर का ये अवार्ड हासिल किया, वो जब हम वापस आए, जिस तरह मेरे सिंध के लोगों ने जो मेरा इस्तकबाल किया, बिल्कुल बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था मेरे लिए। तो आते होंगे आपके पास, जब फैंस आते होंगे, ऑटोग्राफ मांगते होंगे, सेल्फी खिंचवाने के लिए कहते होंगे, तो यूज्ड टू हो गए सबसे? जी आस्ता आस्ता शहजाद भाई, बिल्कुल सबको रेस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मिलता है और मुझे काफ़ी प्यार देते हैं। बिल्कुल उनके लिए मेरी इज़्ज़त है हमेशा मेरे दिलों में। अच्छा, आपके लिए बड़ा कामयाब रहा, लेकिन उसके पहले यकीनन एक मेहनत रही होगी जब आप बॉलर बन रहे थे, प्रोफेशनल क्रिकेट में आए, उस मेहनत के हवाले से भी बताइएगा। और हमने देखा है आपकी तस्वीर जो आप बगैर जूतों के खेल रहे होते थे, और मैंने सुना है कि जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आए तब भी आपके पास प्रॉपर शूज़ या किट नहीं होती थी। ये मैं इसलिए सवाल भी कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं जो कि हम्बल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आपको देख के इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। जी शहजाद भाई, आपको पता है कि हम लाड़काना के करीब हमारा गांव है दहानियों का, बिल्कुल वहाँ से मैं वाबस्ता हूँ। तो आपको पता है गांव में जो लाइफ मतलब हम गुजारते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होते जो प्रोफेशनल क्रिकेट में वो यूज़ होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैं टेबल टेनिस बचपन से खेलता था और मुझे मतलब क्रिकेट का बहुत ही बड़ा जुनून था। तो इसमें मेरी डेडिकेशन थी, मेरे पैशन था, मुझे आगे क्रिकेट खेलने का जज्बा था। तो स्पेशली उसके साथ मेरे जो गाँव वाले हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने भी मुझे बैक किया। बिल्कुल मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे उनका पता नहीं था कि मतलब ये चीज़ें आगे जाके मुझे मतलब हेल्प आउट करेगी। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो मतलब तब आस्ता आस्ता मुझे नॉलेज आती गई। तो इस स्टेज पे मतलब कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, तो बिल्कुल उसके साथ सीखने को भी मुझे बहुत मिला सीनियर प्लेयरों के साथ। जब मैं फ़र्स्ट क्लास खेला तो वहाँ पे मुझे और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिला। जब मैं सिंध के टीम के लिए मैंने फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया है तो वहाँ पे सारे पाकिस्तान के स्टार प्लेयर थे। बिल्कुल वहाँ से अल्लाह पाक ने मुझे परफॉर्म करवाया और मैंने 7 मैचों में 26 आउट किए। तो वो मेरे मतलब प्रोफेशनल लाइफ क्रिकेट के मतलब लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो क्योंकि वो लाइव मैचेस चल रहे थे पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए और बड़े कम वसाइल में आपने जो है कामयाबी हासिल की। तो उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। लेकिन अब आप लोगों की इंस्पिरेशन बने, आपकी इंस्पिरेशन कौन था फास्ट बॉलर्स में जब आप स्कूल में खेल रहे थे या गली मोहल्लों में खेल रहे थे? जी बचपन में मैं टेप बॉल गाँव में खेलता था। तो तब न्यूजीलैंड के फार्मर टेस्ट क्रिकेटर शेन बॉन्ड, उनको मैं मतलब फॉलो करता था। टेप बॉल में उनकी तरह तेज़ बॉलर बनना चाहता था। बिल्कुल जब वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कर चुके तो उनके बाद मैंने अभी इंग्लैंड के तेज़ तरीन बॉलर, इवन दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर में शुमार होते हैं जोफ्रा आर्चर, मैं उनको अपना रोल मॉडल किया है। अच्छा, ये मॉडल दोनों यकीनन शेन बॉन्ड और आर्चर दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आपका एक्शन शॉन टेट से बहुत मिलता है। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, वो बहुत तेज़ गेंद करते थे, 160 किलोमीटर पर भी गेंद कर चुके हैं वो। जी कभी कभी मेरे दोस्त कहते हैं कि आपका एक्शन बिल्कुल शांटेड से मिलता है, लेकिन सबका अपना फेवरेट प्लेयर होता है। तो बिल्कुल मैं अपने जो मेरा फेवरेट रोल मॉडल है वो जोफ्रा आर्चर है। दुनिया भर से कमेंटेटर्स भी, एक्सपर्ट्स भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अजहर महमूद जो कोच है आपकी टीम में ही मुल्तान सुल्तान में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को नया शोएब अख्तर मिल गया है। यकीनन बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा ये आपके लिए। जी बिल्कुल, अजहर महमूद अजहर भाई हमारे लेजेंड हैं और लेजेंड हो, मतलब वो जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है बिल्कुल उनको कभी भी नहीं भूला जाएगा। और जिस तरह उन्होंने कोचिंग की है हमारे मुल्तान सुल्तान की, और जिस तरह उन्होंने हमें मतलब कॉन्फिडेंस दिया है, जो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिस पे मुझे वर्क की ज़रूरत थी उन्होंने मेरे हेल्प आउट किया है।
सब चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह जब चैम्पियन बने तो बिल्कुल वो भी ऐसे प्राउड फील कर रहे थे कि मेरे टीम का बच्चा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल करे, तो बिल्कुल उनके लिए भी प्राउडफुल मोमेंट था, इवन मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की टीम में तो आपका नाम आया था, जिम्बाब्वे के टूर पे आप गए थे और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उसमें भी आपका नाम है, लेकिन अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस परफॉर्मेंस के बाद जल्द आपको टीम में खेलता देखेंगे? आपका डेब्यू हम एक्सपेक्ट करें कि जल्द से जल्द हो जाएगा? जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए पाकिस्तान टीम के लिए तो बिल्कुल जो भी प्लेयर है पूरे पाकिस्तान में सबका वही ड्रीम होता है कि वो कंट्री के लिए खेले, तो बिल्कुल मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और लंबा खेलूं और ऐसा वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाऊं जिसमें मेरा बहुत रोल हो और उसमें मैं बेस्ट बॉलर भी बनूं और अपने कंट्री को एक वर्ल्ड कप जितवाऊं। और मिसबाह हक जो कि हेड कोच हैं उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल है, तो यकीनन मिसबाह हक की तरफ से ये कहना, हेड कोच की तरफ से ये बात आना यकीनन बहुत हौसला कुन होगा। ये तो जब आप कोई हेड कोच आपके लिए ऐसे अल्फाज कहें तो बिल्कुल वो एक आपके लिए ऑनर की बात होती है, तो बिल्कुल उससे और भी हमारे हम बूस्ट होंगे और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे हमारे लेजेंड हमारे लिए ऐसे अल्फाज कहते हैं तो बिल्कुल उससे हमें और भी इंकरेज होंगे हम। और शाहनवाज इस साल T20 का वर्ल्ड कप भी है तो यकीनन उस पर भी नजरें होंगी आपकी? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप अभी नवंबर में हो रहा है तो बिल्कुल है, उम्मीद है इंशाल्लाह, और अगर जब भी मौका मिला तो अपना 100% दूंगा ग्राउंड में और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। आपका पसंदीदा फॉर्मेट क्या है? टेस्ट क्रिकेट आपको ज्यादा पसंद है या वाइट बॉल क्रिकेट? जी शहजाद भाई, आपको पता है ये तीनों फार्मेट डिफरेंस हैं, तो बिल्कुल मेरा यही एम है कि मैं तीनों फार्मेट्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं। सही है शाहनवाज, ज़रा ये बताइएगा कि जो आप इंटरटेन करते हैं लोगों को विकेट लेने के बाद, जो आपका सेलिब्रेशन का एक मखसूस स्टाइल है, वो कहाँ से आपने अडॉप्ट किया? जी बिल्कुल शहजाद भाई, सेलिब्रेशन की बात की जाए तो जब हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी सरासर। बिल्कुल क्रिकेट T20 क्रिकेट इंटरटेन के लिए होता है, क्योंकि पहला जब पार्ट था हमारा कराची में, वहाँ पे 70% क्राउड भी अलाउ था और क्राउड के साथ जब हमने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था कार्लोस ब्राथवेट के साथ, बिल्कुल उससे भी हमें काफ़ी हम बूस्ट होते थे, हमें इनकरेज मिलता था और हौसला अफजाई होती थी। ये जो आइडिया था सेलिब्रेशन का तो मुझे कार्लोस ब्राथवेट ने वहाँ से उन्होंने मुझे था। अच्छा, कार्लोस ब्राथवेट की तरफ से आया था। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने लाड़काना से हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं, दुआ गो है कि आप मजीद कामयाबियाँ हासिल करें अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।